नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे आरओ जीएस मॉक टेस्ट 81, जिसमें कि 35 प्रश्न होंगे। ये प्रश्न हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में दिए गए हैं और ये प्रश्न आपके आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं मेरे साथ, ऐश्वर्या सिंह के साथ। आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आप लोगों को दूंगी फाउंडेशन कोर्स की, जो कि डिकोड एग्जाम आप लोगों के लिए लेकर आया है। इस फाउंडेशन कोर्स में एंटायर आरओ के सिलेबस को कवर किया गया है थ्रू वीडियो लेक्चर्स। यहाँ पर आपको नोट्स पीडीएफ के फॉर्मेट में प्रोवाइड कराई जाएगी। आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएगी जहां पर आप अपने परफॉर्मेंस को इवेलुएट कर सकते हैं। और अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट होता है तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे पूछ भी सकते हैं। अगर इस कोर्स से रिलेटेड आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए क्लास, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करिए, जो कि स्क्रीन पर आपको नीचे दिया गया है। यहाँ पर आपको सारी इंफॉर्मेशन इस कोर्स से रिलेटेड प्रोवाइड करा दी जाएगी। डिकोड एग्जाम आप लोगों के लिए समान हिंदी की पुस्तक भी लेकर आया है, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहें तो इसको ऑनलाइन फ्लिपकार्ट या फिर अमेजोन से खरीद सकते हैं, या फिर आप इसको अपने नियरेस्ट बुक स्टोर पे जाकर भी खरीद सकते हैं। अगर इस पुस्तक से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करिए, यहाँ पर आपको सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा दी जाएगी। चलिए आज की क्लास का हम पहला प्रश्न देखेंगे। पहले प्रश्न को ध्यान से देखिए। इंग्लिश और हिंदी दोनों में दिया गया है, तो आप जिस मीडियम के हैं उस मीडियम में प्रश्न को पढ़िए, उत्तर देने का प्रयास करिए। वैदिक काल में प्रयुक्त होने वाले शब्दों के संदर्भ में असत्य युग्म चुने। तो असत्य युग्म चुनना है आपको, ठीक है, मतलब कौन सा फॉल्स पेयर है। गोप्ता की अगर हम बात करें तो वैदिक काल में गोप्ता का अर्थ राजा होता था, जो कि एकदम सही है। दुहिता की अगर हम बात करें तो इसका अर्थ पुत्री होता था, ये भी एकदम सही है। वाय की बात करते हैं तो यहाँ पे हलवाहा लिखा है, और कूलिया का अर्थ लिखा है बड़ी नहर। तो मैं आपको बता दूं, कूलिया का अर्थ आपका बड़ी नहर ही होता था, लेकिन वाय का जो अर्थ है वो हलवाहा नहीं होता था। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? फर्स्ट का सी आपका सही उत्तर होगा। व्याख्या देख लीजिए क्लास, क्योंकि पेपर में पूछा जाता है, और जब इस तरीके के प्रश्न पेपर में पूछे जाते हैं तो उनको डिफिकल्ट प्रश्नों में रखा जाता है। तो वैदिक काल में जब भी राजा की बात आएगी तो मैंने अभी आपको बताया इसका अर्थ, मतलब उसको क्या कहा जाता था? गोप्ता कहा जाता था। दुहिता किसके लिए यूज होता था? पुत्री के लिए, क्योंकि जो पुत्री होती थी वो गाय का दूध निकालती थी, तो वहीं से ये टर्म आपका दुहिता आया, ठीक है। हलवाहा की जब हम बात करेंगे तो हलवाहा को किवास कहा जाता था। आपने देखा होगा जो प्रश्न हमने डिस्कस किया वहां पे वाय का अर्थ हलवाहा दिया गया था, जो कि आपका गलत था। हलवाहा के लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया जाता था? बताइए, किवास, ठीक है। जबकि जब हम वाय की बात करेंगे तो इसका अर्थ होता है जुलाहा, ठीक है, याद रखिएगा। ऋग्वैदिक काल में अगर हल की बात करें तो हल के लिए दो शब्दों का प्रयोग किया जाता था, लांगल और सीर। तो ये सारे शब्दों को आपको याद में रखना है, क्योंकि पेपर में प्रश्न यहां से बनते हैं। अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। दूसरा प्रश्न देखते हैं। किस ब्राह्मण ग्रंथ के अनुसार पुत्री ही समस्त दुखों का स्रोत है और पुत्र परिवार का रक्षक है? तो ये किस ब्राह्मण ग्रंथ में कहा गया है? तो यहाँ पे देख लीजिए, सतपथ ब्राह्मण, ऐतरेय ब्राह्मण, तैत्तिरीय ब्राह्मण, गोपथ ब्राह्मण। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा? यहाँ पर आपका सेकंड का जो सही उत्तर है वो है ऐतरेय ब्राह्मण में कहा गया है, ऐतरेय ब्राह्मण में कहा गया है, ठीक है। सेकंड का बी आपका सही उत्तर है। अब क्लास यहाँ पर देख लीजिए, इसके पहले भी मैंने ये डिस्कस किया है। जब भी हम वेदों की बात करते हैं तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ठीक है। पेपर में प्रश्न पूछता है ये ब्राह्मण ग्रंथ किस वेद से रिलेटेड है। तो अभी आपने देखा ऐतरेय ब्राह्मण के बारे में हमने डिस्कस किया था। तो कभी भी अगर पूछेगा ऐतरेय ब्राह्मण किस वेद का है, तो आप याद रखेंगे ऋग्वेद का, ठीक है। ऐसे ही जैमिनिया पूछता है तो आप याद रखेंगे सामवेद। तैत्तिरीय या सतपथ आप यजुर्वेद याद रखेंगे। गोपथ की बात करेंगे तो अथर्ववेद। क्लास पेपर में यहां से प्रश्न बनता है, इसका भी स्क्रीनशॉट आप लीजिए। इसी तरीके से उपनिषद पूछ लेता है, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा आप, यहाँ पर नाम दिया गया है तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। पुजारी का नाम पूछेगा तो यहाँ पर जब भी ऋग्वेद की बात करेंगे तो होत्री याद रखिएगा, ठीक है। कई बार पेपर में ये चीज पूछा गया है, इसलिए मैं आपको बता रही हूं। अच्छा, यहाँ पर कुछ चीजों की बात मैं और करती हूँ, जैसे यजुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्व वेद, और फिर आपका शिल्प वेद।
यजुर्वेद है वो किससे रिलेटेड है? आपका ऋग्वेद से, ठीक है। ये आपका सामवेद से। गंधर्व वेद आपका किससे रिलेटेड है? यजुर्वेद से, ठीक है। और शिल्प वेद की बात करेंगे तो अथर्ववेद से। याद रखिएगा, पेपर में ये भी प्रश्न पूछता है, ठीक है। जहां पर भी आप नोट्स बना रहे हैं वहां पे इन पॉइंट्स को लिख लीजिए। देखिए क्लास, प्रीवियस ईयर में यहां से प्रश्न बने हैं, उपनिषद के नाम पूछते हैं, ब्राह्मण ग्रंथ के नाम पूछते हैं, पुजारी के नाम पूछते हैं, और इस तरीके से भी प्रश्न पूछ लेता है कि यजुर्वेद किस वेद से रिलेटेड है, तो ऋग्वेद से रिलेटेड है। धनुर्वेद सामवेद से, गंधर्व वेद यजुर्वेद से, ठीक है। और शिल्प वेद की बात करेंगे हम तो अथर्ववेद से। तो ये भी एक जगह आप नोट डाउन कर लीजिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको बताया। अगला प्रश्न अब हम देखेंगे, यहां पर देखते हैं तीसरा प्रश्न, किस बौद्ध संगीति में अभिधम्म पिटक का संकलन किया गया है? ठीक है, अभिधम्म पिटक आपका कब कंपाइल किया गया था, ये प्रश्न है। तो पहली संगीति में, दूसरी संगीति में, चौथी संगीति में, या फिर तीसरी संगीति में? तो यहां पर आप याद रखेंगे, जब भी हम अभिधम्म पिटक की बात करेंगे तो अभिधम्म पिटक आपकी तीसरी संगीति में, थर्ड काउंसिल में इसको कंपाइल किया गया था। तो तीसरे का जो अर्थ, जो आंसर है आपका वो क्या है? थर्ड है, थर्ड नहीं सॉरी डी है, ठीक है। ये याद रखिएगा, थर्ड काउंसिल में किया गया था और सही उत्तर आपका डी है। अब क्लास यहां पर कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे जो कि स्क्रीन पे है, इसको देखते हुए चलते हैं। जब भी हम बौद्ध धर्म की बात करते हैं, जो पहली काउंसिल हुई थी, ठीक है, जो फर्स्ट काउंसिल हुई थी, प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी, वो आपका 1483 में हुई थी। कहां पर हुई थी? राजगृह में हुई थी। और उस समय शासक कौन था? अजातशत्रु था। और अध्यक्ष कौन था? महाकश्यप था। तो यहां पर ये सारे पॉइंट आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद करके रखिएगा। यहां पर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद रखिएगा कि फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल में ही, फर्स्ट प्रथम जो बौद्ध संगीति है, इसी में विनय पिटक और सुत्त पिटक का संकलन किया गया था। तो विनय पिटक और सुत्त पिटक जो आपका पूछेगा कब कंपाइल किया गया था, तो आप याद रखेंगे फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल में, जो कि कहां पर हुआ था? राजगृह में हुआ था। उस समय शासक कौन था? अजातशत्रु था। और इसको प्रिसाइड किसने किया था? इसकी अध्यक्षता किसने की थी? महाकश्यप ने की थी। ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, ठीक है। पहली चीज क्लियर हो गई। अब दूसरी संगीति की बात करेंगे, जब हम सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल की बात करेंगे तो यहां पर देखिए 383 में, ठीक है। ये कहां पर हुई थी? वैशाली में हुई थी। शासक कौन था? कालाशोक था। और सभा कामी जो था वो आपके अध्यक्ष थे। ये भी चीज आप याद रखेंगे। अब सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल से रिलेटेड आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या याद रखना है? स्थविर और महासंघिका में विभाजन हुआ था इसमें। तो अगर आपसे पूछेंगे स्थविर और महासंघिका में विभाजन कब हुआ था, तो आप याद रखेंगे सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल में। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल की हम बात करेंगे तो ये 255 में हुआ है, पाटलिपुत्र में हुआ है। शासक कौन है? आप सभी को पता है, अशोक है, ठीक है। और तिस ने यहाँ पर मोगलीपुत्र तिस जो थे उन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी। इतनी चीजें क्लियर है। और अभी मैंने डिस्कस आपसे जो किया है, अभिधम्म पिटक कब कंपाइल हुआ है? आपके थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल में। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल की जब हम बात करते हैं तो ये कहां पर हुआ है? कुंड लवन में हुआ है, जो कि कश्मीर में है। और कौन उस समय शासक था? कनिष्क शासक था। और इसको प्रिसाइड किसने किया था? वसुमित्र ने और अश्वघोष ने। इतनी चीजें क्लियर है। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल से रिलेटेड क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, नोट डाउन करिए। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में हीनयान और महायान में बौद्ध धर्म आपका विभाजित हुआ था। तो याद है आपको? अब सब एक बार रिवाइज करवाते हैं। जब भी फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल की बात करेंगे तो यहाँ पर विनय पिटक और सुत्त पिटक आपके कंपाइल हुए थे। सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल की बात करेंगे तो स्थविर और महासंघिका आपकी यहाँ पर बौद्ध धर्म का विभाजन हुआ था। थर्ड की जब हम बात करेंगे तो अभिधम्म पिटक का कंपाइलेशन इस समय हुआ था। और फोर्थ की जब हम बात करेंगे तो हीनयान और महायान में विभाजन इस समय हुआ था। इतनी चीजें क्लियर, ठीक है। अब यहां पर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको पहले भी बताया है, जब भी हम पिटक की बात करते हैं, पिटक मतलब पेटी। मैंने आपको ये चीज बताई थी, जो गौतम बुद्ध जी थे, इन्होंने कभी भी लिखित उसमें अपनी शिक्षा नहीं दी, हमेशा मौखिक रूप में इन्होंने अपने जो भी इनके शिष्य थे उनको ज्ञान दिया। तो इनके मृत्यु के बाद जो इनके शिष्य थे, जो भी इनकी टीचिंग्स उनको याद थी, उन्होंने उसको लिखना शुरू कर दिया और एक पेटी में रखना शुरू कर दिया। वहीं से पिटक शब्द आया। तो यहां पर हमने डिस्कस किया है 3 पिटक होते हैं। विनय पिटक, मैं वी से लिख रही हूं, विनय पिटक, फिर सुत्त पिटक, फिर अभिधम्म पिटक। याद रखिएगा, ठीक है, विनय पिटक, ठीक है, याद रखिएगा। जब भी हम विनय पिटक की बात करेंगे तो यहां पर नियम के बारे में बात किया गया है। देखिए, विनय
नियम, ठीक है, ये याद रखिएगा। विनय नियम, यहाँ पे नियम के बारे में बात की गई है। सुत्त पिटक की जब भी हम बात करते हैं सुत्त पिटक की, तो यहाँ पे उपदेश जो गौतम बुद्ध के थे, और अभिधम पिटक की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो भी उनकी फिलॉसफी थी, आध्यात्मिक दर्शन जो थे उनके, उसके बारे में है। तो ये इतनी चीजें आपको याद रखनी है जो चीज मैंने आपको बताया, ठीक है। तो विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम पिटक याद रखिएगा, क्लास पेपर में प्रश्न पूछता है। चौथे को अब हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शासक बंगाल के पाल वंश से संबंधित नहीं था। यहां पर आपको महीपाल दिया है, न्यायपाल दिया है, मदन पाल दिया है और रामपाल दिया है। तो मैं बता दूं इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो आपका है सी, ठीक है। मदन पाल जो है वो पाल डायनेस्टी से रिलेटेड नहीं है। अब मदन पाल की अगर हम बात करें तो मदन पाल आपके गढ़वाल वंश से संबंधित था। गढ़वाल वंश की स्थापना किसने की थी, पेपर में प्रश्न बनता है। तो याद रखिएगा, गढ़वाल वंश की स्थापना किसने की थी, चंद्रदेव ने की थी, ठीक है, चंद्रदेव ने की थी। और चंद्रदेव के पुत्र का नाम क्या था, मदन पाल था। इतनी चीजें आपको याद होगी। अब लास्ट क्लास में मैंने आपसे एक चीज डिस्कस किया था, उसको भी 1 मिनट में रिवाइज करिए, याद करिए। मैंने आपसे कन्नौज ट्रायंगल के बारे में बात किया था। ये कन्नौज ट्रायंगल क्या है, जो त्रिपक्षीय संघर्ष था कन्नौज को लेके। और ये त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन कौन सी डायनेस्टी थी बताइए। एक तरफ आपके गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी थी, दूसरी तरफ आपकी राष्ट्रकूट डायनेस्टी थी और पाल डायनेस्टी थी, ठीक है। ये याद रखिएगा, पेपर में पूछता है ये त्रिपक्षीय संघर्ष किसके किसके बीच में हुआ था। तो गुर्जर प्रतिहार के बीच में, राष्ट्रकूट के बीच में और पाल के बीच में। तो ये चीज आपको याद रखनी है। यहां पर एक बात और याद रखेंगे, जो गुर्जर प्रतिहार थे उनके जो नरेश थे, प्रतिहार नरेश मिहिर भोज थे, ठीक है। और जो कृष्ण तृतीय थे ये आपके किस वंश के थे, ये आपके राष्ट्रकूट वंश के, और नारायण पाल आपके पाल वंश के। तो कृष्ण तृतीय और नारायण पाल को मिहिर भोज ने इस संघर्ष में हरा दिया था। और यहां पर आपके विजेता कौन हुए थे, गुर्जर प्रतिहार नरेश, ठीक है, मिहिर भोज। तो याद रखिएगा, पेपर में यह भी पूछता है, मिहिर भोज का नाम पूछता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। और कृष्ण तृतीय और नारायण पाल का नाम याद रखें, क्योंकि ये दोनों लोग अपने डायनेस्टी को रिप्रेजेंट कर रहे थे और इन दोनों लोगों को इन्होंने हरा दिया था और कन्नौज पे अधिकार कर लिया था। इतनी चीजें क्लियर हो गई होगी। मैं हर वो पॉइंट डिस्कस कर रही हूं जहां से पेपर में प्रश्न बनते हैं, ठीक है। 5वें प्रश्न को अब हम देखते हैं, मध्यकालीन सूफी व्यवस्था में मुस्लिम मसीहा को क्या कहा जाता था। तो मुस्लिम मसीहा को किस शब्द से इंडिकेट किया जाता था, यह पूछा है। मलफूजात, समा, जियारत या महदी। तो मैं आपको बता दूं, जो भी मुस्लिम मसीहा होता था उनको उस समय कहा जाता था मध्यकालीन, उसमें आपका महदी कहा जाता था। तो 5th का डी आपका सही उत्तर है। देखिए यहां पर व्याख्या देख लेते हैं। मध्यकालीन सूफी व्यवस्था में मुस्लिम मसीहा को महदी कहा जाता था। सूफी साहित्य को मलफूजात के नाम से जाना जाता था। जो भी सूफी साहित्य होते थे उसको मलफूजात नाम से जाना जाता था, ठीक है। समा सूफी संगीत, अब आपको पता है समा बांधो, तो समा बांधने में क्या, समा बांधो गाना वाना चलाओ, तो समा सूफी संगीत संगोष्ठी को कहा जाता था, ठीक है। और जियारत की अगर हम बात करें तो सूफी संतों की दरगाह पे की जाने वाली धर्म यात्रा को जियारत कहा जाता था। तो यहां पर आप एक बार पढ़ लीजिएगा, इसको याद रहेगा पेपर में, बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। जियारत किसे कहा जाता था, सभा आप सभी को पता है, ठीक है। फिर यहां पर मैंने आपको बताया मलफूजात, जो सूफी साहित्य होता था उसको मलफूजात कहते थे, और जो मुस्लिम मसीहा होता था उसको महदी कहते थे। याद रखिएगा, मसीहा तो महदी, ठीक है, ऐसे करके याद रख सकते हैं। 6 प्रश्न को अब हम देखते हैं। 6 प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से सबसे पहले कौन सी घटना घटी थी। तो आपका दिया गया है बदरा का युद्ध, अलीनगर की संधि, प्लासी का युद्ध और इलाहाबाद की संधि। तो क्लास यहाँ पर इलाहाबाद की संधि के बारे में तो मैंने आपसे कई बार डिस्कस किया है और मैंने आपको बताया है एक बहुत निर्णायक युद्ध हुआ था। वो कौन सा निर्णायक युद्ध था, बक्सर का। बक्सर का युद्ध कब हुआ था, 1764 में ना। और उसके पहले कौन सा युद्ध हुआ है, प्लासी का युद्ध 1757 में। और इसके बीच में आपका एक युद्ध हुआ है बेदरा का युद्ध, जो कि 1759 में हुआ है, ठीक है। और अगर हम यहां पर देखें, बेदरा का युद्ध कब हुआ है, 1759 में हुआ है, ठीक है। प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ है। इलाहाबाद की संधि जो है वो बक्सर के युद्ध के बाद हुई है, जो कि 1765 में हुई है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, प्लासी के युद्ध के पहले एक संधि हुई थी जिसको कि हम कहते हैं अलीनगर की संधि। तो 6th प्रश्न का जो सही उत्तर है वो आपका है बी, ठीक है।
सिक्स्थ का बी आपका सही उत्तर है। व्याख्या देख लेते हैं। देखिए, बेदरा के युद्ध की जब हम बात करेंगे तो ये 1759 में हुआ था। किसके किसके बीच में हुआ था याद रखेंगे, ये डच और अंग्रेजों के बीच में हुआ था। ठीक है, फिर यहां पर जब हम बात करते हैं अलीनगर की संधि, तो अलीनगर की संधि जो है देखिए 1757 में ही हुई थी, लेकिन ये प्लासी युद्ध के पहले हुई थी, फरवरी में हुई थी, याद रखिएगा। और ये किसके किसके बीच में हुई थी, ये वहां का जो नवाब था, नवाब सिराजुद्दौला और लॉर्ड क्लाइव के बीच में हुई थी। अब हम देखते हैं सातवां प्रश्न। सातवां प्रश्न देखिए क्लास, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सुमेलित नहीं है? रंपा विद्रोह 1846 दिया है, चेरो विद्रोह 1801 दिया है। ठीक है, फिर आपका नागा विद्रोह 1931 दिया है और भूमिज विद्रोह जो है वो 1833 दिया है। यहां पर बी सी डी आपका सही है, लेकिन आपका ए जो है वो आपका गलत है। रंपा विद्रोह की जब हम बात करते हैं तो रंपा विद्रोह आपका 1879 में लड़ा गया और इसका नेतृत्व किसने किया था? सीताराम राजू ने किया था। ये विद्रोह आपका कहां पर हुआ था? ये आंध्र प्रदेश में हुआ था। ठीक है, ये चीज आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, आठवां प्रश्न। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध के कारण हुआ था? ऑस्ट्रिया में आपका युद्ध चल रहा था। ठीक है, उसका प्रभाव भारत में पड़ा तो कौन सा युद्ध हुआ था बताइए? प्रथम कर्नाटक वॉर हुआ था, जिसको कि फर्स्ट कर्नाटिक वॉर कहते हैं। द्वितीय कर्नाटक वॉर हुआ था, तृतीय कर्नाटक वॉर हुआ था, या इनमें से कोई नहीं? तो आप सभी को पता है, आपका जो उत्तर है वो है फर्स्ट कर्नाटिक वॉर। और इसमें एक ट्रीटी साइन हुई थी जिसको कि क्या कहते हैं? एक्सला-शेपिल ट्रीटी। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। तो ये युद्ध आपका 1746 से 1748 के मध्य लड़ा गया। ठीक है, और एक्सला-शेपिल की संधि के बाद ये युद्ध समाप्त हुआ। यहां पर अगर हम देखते हैं, यूरोप के ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध में फ्रांस, पोर्शिया, स्पेन के साथ पूरा यूरोप शामिल था और ऑस्ट्रिया और ब्रिटेन दूसरे पक्ष में शामिल थे। इसी कारण भारत में भी अंग्रेज और फ्रांसीसी आपस में संघर्ष कर रहे थे, जिसके कारण कि आपका फर्स्ट कार्नेटिक वॉर होता है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, नौवां प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान अगस्त प्रस्ताव में शामिल नहीं था? अगस्त ऑफर की बात की गई है। ठीक है, यहां पर देखिए पहला प्रस्ताव क्या है? गवर्नर जनरल की परिषद में भारतीयों को शामिल किया जाएगा। ठीक है, गवर्नर जनरल काउंसिल में इंडियंस को इंक्लूड किया जाएगा, हम मान सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वाइसरॉय की कार्यकारिणी परिषद की कमान भारतीयों को दे दी जाएगी। अभी रुकते हैं। युद्ध के बाद संविधान निर्मात्री संस्था का गठन किया जाएगा और युद्ध सलाहकार परिषद का गठन किया जाएगा। देखिए क्लास, बोला जा रहा था, आप सभी को पता है, ये 1940 का समय आपका चल रहा है और सेकेंड वर्ल्ड वॉर आपकी स्टार्ट हो गई है। अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इंडिया ने अंग्रेजों के साथ मिलकर इनकी लड़ाई लड़ी थी और ये चाहते हैं इस बार फिर भारतीय इनके तरफ से लड़ाई लड़े। लेकिन अब क्या है, अब भारत में जो लोग हैं वो इनकी सपोर्ट में नहीं है। मैंने आपको बताया था, कांग्रेस तो पहले ही खफा है कि आपने कैसे डिक्लेयर कर दिया कि हम इंडियंस आपका सपोर्ट करेंगे। आपने क्या भारत में जो सबसे बड़ी पार्टी है उससे एक बार आके पूछा कि भारतीय आपको सपोर्ट करेंगे कि नहीं सेकेंड वर्ल्ड वॉर में? और वैसे भी ये आपका युद्ध है, आप लड़िए, हम आपका सपोर्ट क्यों करें? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हमने आपका साथ दिया था तो आपने भारत में रॉलेट एक्ट ले आए, जलियांवाला बाग कांड हो गया, क्या मतलब था? इस बार हम आपका सपोर्ट नहीं करेंगे। और ब्रिटिशर्स चाह रहे थे कि भारत भी उनकी तरफ से युद्ध लड़े, ये चीज आप याद रखिएगा। ठीक है, तो यहां पर ये उनको कुछ टॉफी देते हैं, कुछ लालच देते हैं, जिसमें कि ये कहते हैं कि वॉर एडवाइजरी काउंसिल हम सेटअप करेंगे, एक बार युद्ध समाप्त हो जाने दीजिए, एक एडवाइजरी काउंसिल हम सेटअप करेंगे, सलाहकार परिषद, जो कि भारत के संविधान का गठन करेगा। ठीक है, लेकिन यहां पर ये भारत को अभी भी पूर्ण स्वतंत्रता देने की बात नहीं कर रहे हैं, ये बार बार कह रहे हैं कि हम डोमिनियन स्टेटस देंगे। गवर्नर के जनरल काउंसिल में आपके इंडियंस शामिल होंगे, लेकिन अभी वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल का कमांड भारतीयों के हाथ में ये नहीं देंगे। ठीक है, तो यहां पर बी आपका सही उत्तर है, ये चीज आप याद रखिएगा। 9th का बी आपका सही उत्तर है। यहां पर एक पॉइंट और आप याद रख सकते हैं कि उस समय वाइसरॉय कौन था? लॉर्ड लिलिंथगो था, ये भी चीज याद रखिएगा।
क्लास मैंने आपको पहले भी बताया, चीजें बहुत आसान है, आप लोग फालतू में परेशान होते हैं जब मॉडर्न इंडिया पढ़ते हैं। ए से अगस्त है, सी से क्रिप्स है, ए के बाद सी आता है, तो हमेशा बच्चे कंफ्यूज होते हैं, मैम अगस्त ऑफर पहले आया था कि क्रिप्स मिशन पहले आया था? तो पहले अगस्त ऑफर आया था। इन्होंने भारतीयों को ऑफर देने का प्रयास किया कि आप बिल्कुल चिंता मत करिए, युद्ध में हमारा साथ दीजिए, एक बार युद्ध खत्म होगा हम काउंसिल बनाएंगे, आपके संविधान का निर्माण कराएंगे, आराम से रहिएगा, कोई दिक्कत नहीं, डोमिनियन स्टेटस हम आपको देते हैं। ठीक है, फिर इन्होंने कहा ये कौन सा ऑफर है? कोई ऑफर नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, युद्ध समाप्त होगा फिर सब बैठेंगे मिलेंगे, कुछ नहीं, हमको कुछ नहीं चाहिए। फिर इन्होंने क्रिप्स मिशन को भेजा। तो कुछ इस तरीके से पूरी कहानी रहती है, तो याद रखिएगा। 10th प्रश्न को अब हम देखते हैं। आजाद हिंद फौज के गिरफ्तार सैनिकों और सैनिक अधिकारियों पर अंग्रेज द्वारा निम्नलिखित में से किस वर्ष मुकदमा चलाया गया था? 1944 में, 45 में, 46 में या फिर 43 में? और इस प्रश्न का सही उत्तर है आपका बी, 1945 में। ठीक है, 1945 में चलाया गया था। देखिए, इस विरोध में 12 नवंबर 1945 को आजाद हिंद फौज दिवस मनाया जाता है, ये याद रखिएगा आप। बढ़ते प्रदर्शन को देखते हुए तत्कालीन वायसरॉय लॉर्ड वेवेल ने फांसी की सजा माफ कर दी थी। अब जब बोला गया था कि दिल्ली के लाल किले में 1945 को मुकदमा चलाया जाएगा और उसमें क्या बोला गया कि फांसी दी जाएगी, तो लोगों ने इतना विरोध किया कि लॉर्ड वेवेल ने फांसी की सजा माफ कर दी, क्योंकि अब विद्रोह बढ़ रहा था। ठीक है, ये चीज आप याद रखिएगा। तो मतलब 10th का आपका बी हो गया। 11th हम देखते हैं। विश्व की अर्थव्यवस्थाओं का आय के आधार पर वर्गीकरण किस संगठन ने किया था? तो किस ऑर्गेनाइजेशन ने वर्ल्ड इकोनॉमी को ऑन द बेसिस ऑफ इनकम डिवाइड किया है? IMF ने, ठीक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने, या फिर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने, WTO ने, या फिर वर्ल्ड बैंक ने? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो आपका है डी, वर्ल्ड बैंक ने वर्ल्ड इकोनॉमी को ऑन द बेसिस ऑफ इनकम डिवाइड किया है। 11th का डी आपका सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 12वां प्रश्न। एकीकृत बागवानी विकास मिशन की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? यहां पर इंटीग्रेटेड हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट मिशन की बात की गई है। तो ये कब स्टार्ट हुआ था? 2018 में, 2008 में, 14 में या फिर 2 में? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो आपका है सी, 2014 में। अब ये एक चीज और याद रखिएगा, हॉर्टिकल्चर मिशन की जो शुरुआत है वो 2014 में आपकी की गई थी। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें सेंटर और स्टेट का कितना आपका हिस्सा होता है, ठीक है, कितना हिस्सा होता है याद रखिएगा। तो जो स्टेट्स हैं आपके वहां पर 60 और 40, मतलब 60% आपका सेंटर देता है, 40% आपका स्टेट देता है। लेकिन अगर हम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की बात करेंगे, ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट की, तो यहाँ पर सेंटर स्टेट का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो 90-10 का होता है। ये चीज याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, उत्तर पूर्वी राज्य और हिमालय राज्य के मामले में भारत सरकार 90% का योगदान देती है। सेंटर कितना कंट्रीब्यूट करती है? 90%। ये चीज याद रखिएगा क्लास। ठीक है, और जो अदर स्टेट्स है वहां पर 60-40 का रेशियो होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, 13वां प्रश्न। गरीबी रेखा के निर्धारण के लिए लकड़वाला समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? तो किस वर्ष समिति का गठन किया गया था, ये प्रश्न पूछा गया है। समिति ने अपनी रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत की थी, ये नहीं पूछा गया है, वैसे ऑप्शन में दिया भी नहीं है वो। यहां पर देखिए 2005, 1976, 1989, 1992। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है आपका 1989 में लकड़वाला कमिटी आपकी फॉर्म की गई थी। मैंने आपको पहले भी बताया है, जब भी गरीबी से रिलेटेड कमिटी पूछेगी तो आप L+R याद रख सकते हैं। ठीक है, L+R। अब यहां पर देख लीजिए, सी आपका सही उत्तर था। यहां पर क्लास देखिए, सबसे पहले आपका 1972 में VM दांडेकर ने अपनी स्टडी प्रस्तुत की थी। फिर 1979 में आप याद रखेंगे अलग कमेटी, जिसको कि मैं ALTR बोल रही हूं। ठीक है, ये याद रखिएगा, एल्टर करके आप याद रख सकते हैं, एल्टर। तो सबसे पहले अलग कमेटी आई थी, उसके बाद 1993 में लकड़वाला कमेटी ने अपनी रिपोर्ट को सबमिट किया था। पेपर में प्रश्न पूछा था इनका गठन कब हुआ था इस कमेटी का, तो 1989 में जो लकड़वाला कमेटी थी उसका गठन हुआ था और इन्होंने अपनी रिपोर्ट 1993 में पेश की थी। कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होइएगा। तेंदुलकर कमेटी ने अपनी रिपोर्ट कब पेश की थी? 2009 में। और रंगराजन कमेटी की बात करेंगे तो 2014 में। तो याद रखिएगा, पेपर में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पूछता है, इसलिए रिवाइज करा रही हूं आपको। अगला प्रश्न हम देखते हैं, मिड डे मील योजना में केंद्र राज्य खर्च का अनुपात क्या है?
तो यहाँ पर केंद्र और राज्य का खर्च जो है एक्सपेंडिचर वो क्या है अनुपात, तो यहाँ पर 60-40, 75-25, 80-20, 70-30। तो यहाँ पर आप याद रखेंगे रेशियो क्या है आपका, यहाँ पर रेशियो आपका 60-40 का है। देखिए ज्यादातर स्कीम्स में आपका, ठीक है, आपका 60-40 का ही रेशियो होता है, ये चीज आप याद रखिएगा। जब भी हम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की बात करेंगे वहां पर 90:10 का रेशियो होता है, मतलब 90% खर्चा जो है वो सेंटर करती है, 10% जो है वो स्टेट करता है, और जो बाकी स्टेट्स हैं वहां पर 60-40 का रेशियो होता है। यहाँ पर आपका मिड डे मील योजना आपकी कब स्टार्ट हुई थी, तो 1995 में स्टार्ट हुई थी, ये भी पॉइंट आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न हम देखते हैं 15। रेपो दर में वृद्धि से निम्नलिखित में क्या प्रभाव नहीं घटित होगा, ठीक है, क्या प्रभाव नहीं पड़ता है। सबसे पहले जो आपके कॉमर्शियल बैंक है वो वहां पे उनको लिक्विडिटी की कमी हो जाएगी। दूसरा आपको दिया गया है जो इंटरेस्ट रेट है कॉमर्शियल बैंक उनको बढ़ा देगा, ठीक है, कॉमर्शियल बैंक इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देगा। जो वाणिज्यिक बैंक है वो ब्याज दर में वृद्धि कर देगी, ग्राहकों को अधिक ब्याज पर कर्ज मिलेगा, और आखिरी आपका उपयोग व्यय और निवेश व्यय में वृद्धि होगी। देखिए क्लास, यहां पर डी आपका सही उत्तर होगा। अब बताओ, जब रेपो रेट इंक्रीज होगा तो कॉमर्शियल बैंक के पास लिक्विडिटी मतलब तरलता, मतलब उनके पास पैसे की कमी होगी, ठीक है। तो अब जब पैसे की कमी होगी कॉमर्शियल बैंक की, तो वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा, ठीक है, वो अपने कस्टमर से ज्यादा इंटरेस्ट पे लोन देगा, मतलब वो कहेगा कि ज्यादा इंटरेस्ट लेगा ना। तो उस कंडीशन में क्या होगा, बैंक जो कस्टमर है उनको ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा, कॉमर्शियल बैंक अपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ाएगा, बैंक के पास पैसे की कमी होगी। लेकिन जब बैंक के पास पैसे की कमी है, वो ज्यादा इंटरेस्ट पे लोन दे रहा है, तो इसका मतलब कस्टमर के पास भी पैसे की कमी होगी ना। अगर बैंक कहे कि मैं बहुत कम इंटरेस्ट पे दे रहा हूं पैसे, तो सब जाएंगे पैसे लेने, अरे एक ही तो देना है, 1% चलो पैसे लेके आते हैं। तो उस कंडीशन में एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा ना। जब कस्टमर के पास पैसे ही नहीं रहेंगे तो वो एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट कैसे बढ़ाएगा अपना। तो ये बात आपको समझ में आ रही है, ये बात समझ में आ रही है। देखिए, जब भी हम रेपो दर की बात करते हैं, रेपो दर वह दर होता है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक किसी भी धन की कमी की स्थिति में वाणिज्य बैंकों को पैसा उधार देती है। अब एक चीज आप हमेशा याद रखिएगा, जब भी रेपो रेट बढ़ेगा, ठीक है, तो आप बैंक जो है वो अपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ाएंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि उनको भी तो ज्यादा पैसे अपने देने हैं, इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे। और जब ये इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे तो जो कस्टमर के पास पैसे हैं वो आपके क्या होंगे, वो कम होंगे। क्यों? क्योंकि उनको बैंक से इतने आसानी से लोन नहीं मिल रहा है, ज्यादा हाई इंटरेस्ट लग रहा है। तो एक्सपेंडिचर और आपके उसमें निवेश में कैसे, बताइए, यहाँ पे उपयोग और निवेश व्यय में कमी देखी जाएगी ना, तब कमी देखी जाएगी, बढ़ोतरी तो नहीं होगी। ये चीज समझ में आ गया होगा, ठीक है। 16 को देखते हैं। अगर नहीं समझ में आया, अगर बाई चांस 15 वाला क्वेश्चन किसी को नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना बिना किसी झिझक के। नेक्स्ट क्लास में इसको आराम से डिस्कस कर लेंगे, पहला प्रश्न रखेंगे। असल में बात ये होती है ना क्लास, हर क्लास का एक टाइम रखना पड़ता है। क्लास बहुत लंबी हो जाती है तो आप में से कई स्टूडेंट्स को दिक्कत होने लगती है, मैम इतने घंटे में आपने बस इतने प्रश्नों को डिस्कस किया, ठीक है। मैं इस तरीके से पढ़ाने का प्रयास करती हूँ कि किसी भी स्टूडेंट को दिक्कत ना हो। आपको ये लगे कि अगर मैंने 30 मिनट 40 मिनट एक क्लास में दिया है तो आज मैंने कुछ टॉपिक्स को रिवाइज किया है, और बस मैंने प्रश्नों को नहीं डिस्कस किया, इन प्रश्नों के साथ मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी रिवाइज किया है। जैसा कि आप देखते हैं जहां जहां से प्रश्न बन सकते हैं वो सारे पॉइंट्स मैं आपको जल्दी जल्दी रिवाइज करा देती हूँ। मैं खुद अपनी स्पीड को इतना तेज रखती हूँ कि आपको ऐसा फील ना हो कि टाइम वेस्ट हो रहा है, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो बेझिझक कमेंट बॉक्स में पूछा करो। अगर मैं आपका कमेंट पढ़ूंगी तो नेक्स्ट क्लास में मैं उसको जरूर कवर करूंगी, ठीक है। इसलिए बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। और अगर कोई किसी स्पेसिफिक टॉपिक में डिफिकल्टी होती है कि मैम ये टॉपिक नहीं समझ में आ रहा, तो वो भी बता सकते हैं। चलिए 16 प्रश्न को अब हम देखते हैं। निम्नलिखित में से नीति निर्देशक तत्वों का कौन सा अनुच्छेद 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा नहीं जोड़ा गया था? तो संविधान संशोधन द्वारा 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट द्वारा कौन सा डीपीएसपी नहीं जोड़ा गया था? ये प्रश्न है, ये एक अच्छा प्रश्न है। आर्टिकल 38, 39A, 43A, 48A। तो यहां पर आपका सही उत्तर है
38 जो है वो आपका 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा नहीं ऐड किया गया था। ठीक है, अगर हम बात करें 38 की, अभी हम बात करते हैं, एक एक की बात करते हैं। तो यहां पर आपको सही उत्तर मिल गया ना, आपका सही उत्तर ए है। अब देखिए क्लास, जब भी हम 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की बात करते हैं, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट मतलब संविधान संशोधन की जब हम बात करते हैं, तो इसमें 4 आपके नीति निर्देशक तत्वों को जोड़ा गया था, 4 डीपीएसपी को जोड़ा गया था। वो कौन कौन से हैं याद कर लो, 39 को, 39A को, 43A को और 48A को। ठीक है, बोलो मेरे साथ, 39, 39A, 43A और 48A को। ठीक है, 39 में क्या बोला गया है, यहाँ पे हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रंस की बात की गई है। ठीक है, जब 39A की बात करेंगे तो यहाँ पर इक्वल जस्टिस और फ्री लीगल एड की बात की गई है, जो कि पेपर में कई बार पूछा गया है। यहां पर मैं आपको बता दूं, देखो, ठीक है, यहां पर नहीं दिया गया है। चलिए, तो यहां पर आप ध्यान में से रखिएगा कि जब भी आपसे पूछा जाता है इक्वल जस्टिस और फ्री लीगल एड की बात कहां की गई है, तो आप याद रखेंगे 39A में की गई है, जिसको कि संविधान संशोधन 42nd के थ्रू ऐड किया गया था। ठीक है, 43A की जब हम बात करते हैं, 43A की, तो इसमें पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स की बात की गई है। और 48A की बात करेंगे तो इसमें प्रोटेक्ट और इंप्रूव करने की बात की गई है, इन्वायरमेंट को सेफगार्ड करने की बात की गई है, फॉरेस्ट को और वाइल्ड लाइफ को। इतनी चीजें याद रखिएगा क्लास, क्योंकि पेपर में प्रश्न बनेगा यहां से। डीपीएसपी में जब भी हम 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात करेंगे तो यहां पर आपके 4 डीपीएसपी जोड़े गए हैं, जिसमें सबसे पहले आप 3-9 लिखेंगे। ठीक है, 3-9 का ए लिखेंगे, फिर ये आपका 4-3 लिखेंगे, फिर 4-8 लिखेंगे। ठीक है, पहला आपका बच्चों के हेल्थ से रिलेटेड है, 39A में फ्री लीगल एड की बात की गई है। 43A की जब हम बात करेंगे तो यहां पर आपके जो वर्कर्स के पार्टिसिपेशन की बात की गई है इंडस्ट्री में, और 48A में आपके क्या बात की गई है, टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द इन्वायरमेंट से रिलेटेड, पर्यावरण से रिलेटेड आपका दिया गया है, पर्यावरण के संरक्षण की बात की गई है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। अब जब हम यहां पर जो प्रश्न पूछा गया था कौन सा नहीं जोड़ा गया है, तो 38 नहीं जोड़ा गया है। 38 की जब हम बात करते हैं तो ये आपका 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा जोड़ा गया है, ये याद रखिएगा। इसमें क्या बोला गया है, इसमें सोशल ऑर्डर टू सिक्योर अ सोशल ऑर्डर फॉर द प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल। अनुच्छेद 38 के अनुसार राज्य आय, प्रतिष्ठा और सुविधाओं के अवसरों में असमानता को समाप्त कर देगी, ये चीज याद रखिएगा। ठीक है, ये पॉइंट आप याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, 17 प्रश्न को। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार का उपबंध करता है? तो यहां पर जो धर्म से रिलेटेड आपके जो हैं राइट टू रिलीजन वाला, वो आपके आर्टिकल 25 में दिया गया है। तो अनुच्छेद 25 आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये याद रखिएगा। अब देखिए क्लास, अगर हम भारतीय संविधान की बात करें तो धार्मिक स्वतंत्रता, राइट टू रिलीजन आपका आर्टिकल 25 से 28 तक दिया गया है। ठीक है, जिसमें कि 25 में आपका अंतःकरण की और धर्म की अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता है। इसके तहत भारत में प्रत्येक व्यक्ति को किसी भी धर्म को मानने का, आचरण करने का तथा धर्म का प्रचार करने की स्वतंत्रता दी गई है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, 18वां प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था ड्राफ्टिंग कमेटी का? सबसे पहले आपको दिया गया है एन गोपाल स्वामी आयंगर, फिर केएम मुंशी दिया गया है, फिर सैयद मोहम्मद सदुल्ला दिया गया है और फिर एससी मुखर्जी दिया गया है। और इस प्रश्न का सही उत्तर आपका क्या है? 18 का डी। जब हम एससी मुखर्जी की बात करते हैं तो माइनॉरिटी की जो सब समिति थी उसके अध्यक्ष थे। ये जो एससी मुखर्जी थे वो अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष थे, ये चीज आप याद रखिएगा। अच्छा, ड्राफ्टिंग कमेटी की अगर हम बात करें, प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? 1946 में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे बताइए? BR अंबेडकर थे, आपको पता होगा ये चीज। ठीक है, इसमें और कौन कौन से आपके अध्यक्ष सदस्य थे वो देखिए, अल्लादी कृष्ण स्वामी अयंगर थे, कन्हैया लाल थे, ठीक है, कन्हैया लाल मणिक लाल मुंशी, पूरा नाम मोहम्मद सादुल्ला,
एन स्वामी अयंगर, बीएल मित्र और केपी खेतान थे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं 19 प्रश्न। संविधान में आपातकालीन प्रावधानों का वर्णन किस भाग में किया गया है? तो इमरजेंसी का वर्णन किस में किया गया है, मैं बता दूं आपको 18th में किया गया है, ठीक है, 18th में। तो यहां पर डी आपका सही उत्तर होगा, 19th का डी। अब क्लास देखिए, पार्ट 1 में आप सभी को पता है यूनियन और टेरिटरी की बात की गई है। पार्ट 2 याद रखना का बहुत आसान है, इसमें सिटीजनशिप की बात की गई है, नागरिकता की बात की गई है। पार्ट 3 आप सभी को पता है, यहाँ पर मौलिक अधिकार की बात की गई है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की बात करें तो वो पार्ट 4 में दी गई है। 4th ए में आपका क्या दिया गया है बताइए, फंडामेंटल ड्यूटीज दिया गया है, जिसको कि हमारे संविधान संशोधन 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जोड़ा गया है, स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पे जोड़ा गया है, ठीक है। फिर 5th में आपके यूनियन की बात की गई है, 6th में स्टेट की बात की गई है, 7 जो है वो आपका रिपेल कर दिया गया है। यहां पर 8th याद रखिएगा, 8th में यूनियन टेरिटरीज की बात की गई है, संघ शासित प्रदेशों की बात की गई है। 9th में आप सभी को पता है पंचायत की बात की गई है, जिसको कि 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जोड़ा गया था, ठीक है। 9th ए में म्युनिसिपैलिटी की बात की गई है, जिसको कि 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जोड़ा गया था। 9th डी की बात करेंगे तो यहाँ पे कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात की गई है। अच्छा, यहाँ पे ये जो लिखा है ना 243 से 243O, 243P से 243ZJ और 243ZH से 243ZT, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पेपर में प्रश्न पूछ सकता है, ठीक है। अगला देखते हैं, पार्ट 10th में शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज की बात की गई है। 11th 1 में यहाँ पर राज्य और संघ के बीच में, जो राज्य और स्टेट के बीच में, ठीक है, यहां पर उसके रिलेशन की बात की गई है, ठीक है, यूनियन और स्टेट के रिलेशन की बात की गई है। जो इंपॉर्टेंट है वो बताऊंगी। 15th में याद रखिएगा इलेक्शन की बात की गई है। 17th में ऑफिशियल लैंग्वेज की बात की गई है, और जैसे ही 17th में ऑफिशियल लैंग्वेज आपकी खराब होगी, 18वें में हम क्या लगा देंगे, इमरजेंसी लगा देंगे। 20वें में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात की गई है, ठीक है, संविधान संशोधन की बात की गई है, याद रखिएगा, ये सब जो बता रही हूं वो इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो यहां पर हमने डिस्कस कर लिया था ना, आपको बता दिया था, डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं, 20वां प्रश्न। राष्ट्रीय आपातकाल लागू होने के समय संसद, लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल एक बार में कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है? नेशनल इमरजेंसी की बात की गई है, और आप सभी को पता है नेशनल इमरजेंसी किस अनुच्छेद के थ्रू लगती है, 352 के थ्रू, ठीक है, ये याद रखिएगा। 360 में आपके फाइनेंशियल, वित्तीय आपातकाल की बात की जाती है, और 356 में अगर हम बात करेंगे तो बताइए, यहां पर आपके कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी की फेल्योर की बात की जाती है, प्रेसिडेंट रूल की बात की जाती है, राष्ट्रपति शासन की बात की जाती है। चलिए, तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या होगा, 20वें का सी आपका सही उत्तर है। जो लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली है, उनके टेन्योर को 1 साल तक बढ़ाया जा सकता है अगर नेशनल इमरजेंसी है तो 20वें का सी आपका सही उत्तर है। 21वें प्रश्न को हम देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन चुनें। तो लेनिनग्राड को रूस का मैनचेस्टर कहा जाता है, सही है। क्यूबेक को कनाडा का बर्मिंघम कहा जाता है, हेल्मिंटन को कनाडा का बर्मिंघम कहा जाता है, ये गलत है। कनाडा का विंडसर मोटर गाड़ी उद्योग हेतु प्रसिद्ध है, एकदम सही है। रूस का इवानोव सूती वस्त्रों के लिए फेमस है, ये भी सही है। तो यहां पर आपका फॉल्स पूछा गया था, तो बी होगा, ठीक है, बी आपका फॉल्स होगा। देखिए, हैमिल्टन की बात करते हैं हम, तो इसे कनाडा का बर्मिंघम कहा जाता है, ठीक है। क्यूबेक जो है वो आपका मरीन इंजीनियरिंग और मतलब शिप बिल्डिंग के लिए फेमस है, जलपोत निर्माण के लिए फेमस है, शिप बिल्डिंग के लिए फेमस है, ठीक है, क्यूबेक। लेनिनग्राड को अभी हमने डिस्कस किया, इसे रशिया का मैनचेस्टर कहा जाता है। कनाडा का विंडसर मोटर गाड़ी उद्योग के लिए, ऑटोमोबाइल्स के लिए प्रसिद्ध है, और रूस का इवानोवा जो है वो सूती वस्त्रों के लिए फेमस है, कॉटन के लिए। क्लास, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि पेपर में यहां से प्रश्न बना है, पूरी संभावना है आने वाले समय में भी प्रश्न बनेगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, 22वां। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? यहां पर आपको रिवर दिए गए हैं और बंदरगाह दिया गया है, पोर्ट दिए गए हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वेजन नदी हनोवर पे है, एल्ब नदी फ्रैंकफर्ट पे दिया गया है, ओडर नदी स्टेटिन पे दिया गया है, और यहां पर आपको मार्सेलिस दिया गया है।
तो मैं बता दूं सीन नदी पर आपका मार्सेलिस है, ठीक है। ओडन नदी पर कौन सा बंदरगाह, स्टेटन है, सही है। लेकिन एल्म नदी पर फ्रैंकफर्ट नहीं है, तो यहां पर कौन सा सुमेलित नहीं है, बी आपका सुमेलित नहीं है। एल्म नदी की बात करेंगे तो एल्म नदी किस पर है, हैम्बर्ग बंदरगाह पे है, ठीक है। जबकि फ्रैंकफर्ट बंदरगाह की बात करेंगे तो यहां पर आपका ये किस पर है, ओडन नदी पर। याद रखिएगा पेपर में प्रश्न पूछता है, एल्म नदी पर हैम्बर्ग, ठीक है, हैम्बर्ग बंदरगाह है, ठीक है, पोर्ट है, और ओडन नदी पर फ्रैंकफर्ट है। वेजन नदी पर कौन सा है, हनोवर बंदरगाह है। ओडन नदी पर स्टेनिन बंदरगाह भी स्थित है, ये चीज याद रखिएगा। ओडन नदी पर आपका एक फ्रैंकफर्ट और स्टेनिन बंदरगाह, और सीन नदी पर मार्सिलिज बंदरगाह है, यहां पर याद रखिएगा। चलिए इतनी चीज क्लियर है। सीन नदी कहां पर आपकी फ्लो करती है बताइए, पेरिस में। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, 23वां प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित है, तमिलनाडु में बड़गा है, गुजरात में नौकाड़ा है, उड़ीसा में भारती है, और मध्य प्रदेश में सांसी है। तो मैं आपको बता दूं यहां पर जो सही उत्तर है वो आपका ए है, तमिलनाडु में बड़वा है, ठीक है, ए आपका सही उत्तर है। बड़वा जनजाति तमिलनाडु में पाई जाती है, नौकाड़ा जनजाति कर्नाटक में निवास करती है, और भारतीय जनजाति कर्नाटक में निवास करती है, और सांसी जनजाति की जब हम बात करेंगे तो ये पंजाब में निवास करती है। क्लास यहाँ पे जनजाति से रिलेटेड प्रश्न है, मतलब कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। जैसे पेपर में कई बार पूछा है लेप्चा जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो आप याद रखेंगे लेप्चा कहाँ पर है, सिक्किम में है, ठीक है। बिहार की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पे बैंगा, बंजारा, मुंडा, कोंड और भुगिया। मध्य प्रदेश में भील कई बार पूछा है, बिरहोर कई बार पूछा है, कमार पूछा है, ये तीनों पेपर में पूछे गए हैं। उड़ीसा की जब हम बात करेंगे तो बैगा, ठीक है, बंजारा, चेंचू पूछा है, कोल विद्रोह आपका, संथाल, ये सब तो विद्रोह भी है, जनजाति विद्रोह है ये सब। पंजाब की बात करेंगे तो यहां पर देखिए गद्दी, भोट, ठीक है, स्वगंगला और भोट, याद रखिएगा। ऐसे ही अरुणाचल प्रदेश में आपका अबौर है, अक्का है, ठीक है, खोम्बा है, मिसमी है। स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं। तमिलनाडु की जनजाति बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार पूछा है, जिसमें आपका सेंटिनली पूछा था, ठीक है, और आपका सोपन पूछा था, ये दोनों पूछा है, सेंटिनली और सोपन, ये याद रखिएगा। कहां पर, तमिलनाडु में, अरे सॉरी अंडमान निकोबार में। तमिलनाडु की बात करेंगे तो टी से टोडा, टी से तमिलनाडु, ये पेपर में कई बार पूछा है, ठीक है, कोटा याद रखिएगा। फिर यहाँ पे कुरिमान याद रखिएगा, पनिया याद रखिएगा, विशावन याद रखिएगा, ये पूछे गए चीजें हैं। जम्मू कश्मीर में गुर्जर, भरवर। गुजरात की अगर हम बात करें तो यहां पर आपका याद रखना है, आपको टोडिया याद रखना है, पटेलिया याद रखना। देखिए बहुत जनजाति है तो आप हर नहीं याद रख सकते, बस आप एक काम कर सकते हैं, पेपर में जो पूछी गई जनजाति है उनको आप याद कर लीजिए। तो जब आप उनको याद कर लेंगे ना तो ज्यादातर पेपर में जो प्रश्न बनता है वो सुमेलित करने को देता है, मैच करने को देता है, या तो आपसे कहता है कोई जो इनकरेक्ट है उसको फाइंड आउट करिए, जो सुमेलित नहीं है उसको बताइए। तो अगर आप पास्ट ईयर्स में जो पूछे गए जनजाति है याद करके रखेंगे तो हो सकता है 2-3 जनजाति आपके एलिमिनेट हो जाए और आप सही आंसर पे आ जाए। यही तरीका है पढ़ने का, क्योंकि अगर आप जनजाति पढ़ने लगेंगे तो आप हर जनजाति को नहीं याद रख सकते हैं भारत में जितनी है। तो जो पूछे गए हैं कई बार उनको याद कर लीजिए, बस इतना काम करिए। उत्तर प्रदेश में सब याद कर लेना क्योंकि यूपी स्पेशल है, बुक्सा, थारू, महागीर, ठीक है, खरवाड़, थारू, राजी और जानसोरी। उत्तराखंड में जौनसारी, राजी, ये राजी कई बार पूछा गया, राजी कहां पर है तो याद रखिएगा उत्तराखंड में, ठीक है। हिमाचल की अगर हम बात करें तो यहां पे देख लीजिएगा आपका बकरायल, गद्दी पूछा गया है। मणिपुर में कुकी कई बार पूछा गया है। गारो खासी जयंती आपको पता है रेंज है मेघालय में, वहीं से आप याद रख कर सकते हैं गारो खासी जयंतियां। असम और नागालैंड की बात करें तो बोडो कई बार पूछा गया, खासी पूछा गया, कुकी पूछा गया, मिकिर पूछा गया, मिकिर कई बार पूछा गया है, ठीक है। अबौर, डाफला, डाफला भी कई बार। डाफर याद रखिएगा, डाफर गुजरात, डाफला, डाफर जो है वो गुजरात और डाफला अगर देगा तो वो असम पूछा गया है, ठीक है। झारखंड की बात करेंगे तो संथाल, बंजारा, बिहोर, गोंड, ये सब तो आपके इधर वाले रीजन में ही आपके पाए जाते हैं।
ठीक है, झारखंड बिहार वाले रीजन में, खरवार, कोल, भील, ये सब उधर के रीजन्स में है। चलिए 24वें प्रश्न को देखते हैं। रामपत सागर परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाई गई है? तो रामपत सागर परियोजना जो है, जो प्रोजेक्ट है, वो तुंगभद्रा नदी पर है, पेरियार पर है, अरुण पे है, या फिर गोदावरी पर है। और 24वें का आपका सही उत्तर जो है वो है गोदावरी। 24th का डी जो है वो आपका सही है। रामपत सागर प्रोजेक्ट आपका गोदावरी नदी पर है। ठीक है, अच्छा, गोदावरी नदी की बात करें तो ये महाराष्ट्र में नासिक के पास से त्र्यंबकेश्वर रेंज से निकलती है और कहां जाकर गिरती है? बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है, बे ऑफ बंगाल में। 27 प्रश्न को देखिए, यहां पर आपको खनिज दिए गए हैं और शीर्ष उत्पादन दिया गया है। किस स्टेट में सबसे ज्यादा खनिज ये होते हैं? डोलामाइट के सामने उड़ीसा लिखा है, क्रोमाइट की जगह उड़ीसा लिखा है, सोना कर्नाटक, चांदी राजस्थान। तो यहाँ पे चांदी राजस्थान सही है, कर्नाटक सही है, उड़ीसा सही है। डोलोमाइट की बात करें तो ये यहाँ पर उड़ीसा नहीं होगा। डोलोमाइट की प्रोडक्शन की जब हम बात करते हैं, उत्पादन की बात करते हैं, तो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना में इसका प्रोडक्शन आपको दिखता है। क्रोमाइट की बात करेंगे तो इसका उत्पादन कहां पर सबसे ज्यादा होता है? उड़ीसा में। ठीक है, सोने का कर्नाटक में, चांदी का राजस्थान में। क्लास इसको एक बार आप लोग चेक जरूर करिएगा पेपर में जाने के पहले, क्योंकि हो सकता है चेंज हो जाए। 26वें प्रश्न को देखते हैं। कोशिका के अंदर के संपूर्ण पदार्थ को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? प्लाज्मा झिल्ली कहा जाता है? नहीं, झिल्ली है तो कैसे होगा। ठीक है, जीव द्रव्य कहा जाता है, प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है, तृतीय कोशिका भित्त कहा जाता है, या फिर मध्य पटल कहा जाता है। मध्य पटल कैसे होगा, झिल्ली कैसे होगा, तृतीय कोशिका भित्त कैसे होगा? अंदर की बात किया जा रहा है तो बचा एक ऑप्शन। ठीक है, जीव द्रव्य, प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, 26 का बी आपका सही उत्तर है। 27 देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशिक क्रिया निम्नलिखित में से क्या कहाँ होती है? तो आपको फोटोसिंथेसिस आपको पता है, जब भी हम फोटोसिंथेसिस की बात करते हैं तो ये सनलाइट के प्रेजेंस में होती है, प्रकाश के प्रेजेंस में होती है। ठीक है, उपस्थिति में होती है। यहाँ पे अप्रकाशिक क्रिया की बात करें, मतलब प्रकाश नहीं है, तो वो कहां पर होती है? क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में, सबसे पहले क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में है, फिर क्रोमोप्लास्ट के ग्रेना में, फिर स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट की बात की गई है, फिर स्ट्रोमा ऑफ क्रोमोप्लास्ट की बात की गई है। तो यहाँ पर जो आपका सही उत्तर है वो क्या है? आपके स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, यहाँ पे सी आपका सही उत्तर। देखिए, प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशीय क्रिया क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में होती है, जबकि प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक क्रिया क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में संपन्न होती है। तो ये एक अच्छा प्रश्न है, जो साइंस बैकग्राउंड के नहीं है उनके लिए अच्छा है। तो याद रखिएगा, क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में आपके प्रकाशित क्रिया होती है, ठीक है, जो प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में होती है, और क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में आपकी अप्रकाशित क्रिया होती है, जो कि एब्सेंस ऑफ सनलाइट में होती है। 28वां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ अपापचयी नियंत्रक का कार्य नहीं करता है? मेटाबॉलिक कंट्रोलर का कौन सा काम नहीं करता है? विटामिन, वाटर, मिनरल या फिर वसा? और 28 का जो सही उत्तर है वो है आपका वसा, जिसको कि हम फैट कहते हैं। ठीक है, अपापचयी नियंत्रक पदार्थ शरीर में जैव क्रियाओं का नियंत्रण करते हैं, निगमन करते हैं, जिनमें विटामिन आता है, जल आता है, मिनरल्स आते हैं, खनिज आता है, शामिल होते हैं। वसा और जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, फैट और कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, उनका पर्पस क्या होता है? बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करना। ये चीज याद रखिएगा। 29 देखते हैं। तापमान में परिवर्तन के बिना एक पदार्थ से दूसरी अवस्था में परिवर्तन के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा को क्या कहा जाता है? वो अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू चेंज, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज फ्रॉम वन सब्सटेंस टू अनदर विदाउट चेंज इन द टेम्परेचर इज कॉल्ड, इसको हम कहते हैं गुप्त ऊष्मा। ठीक है, लेटेंट हीट। डी आपका सही उत्तर है। 29 का एकदम सही उत्तर जो है वो आपका डी है। जोसेफ ब्लैक ने गुप्त ऊष्मा का विचार प्रस्तुत किया था। पेपर में अगर पूछे कि लेटेंट हीट की बात किसने की थी, तो आप याद रखेंगे जोसेफ ब्लैक ने। ठीक है, किसी पदार्थ के तापमान में परिवर्तन किए बिना एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित होने की आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को गुप्त ऊष्मा कहते हैं।
30वें प्रश्न को देखते हैं, सोडियम को जल में डालने से कौन सी गैस निकलती है? तो कौन सी गैस निकलेगी जब सोडियम को जल में डालेंगे? हाइड्रोजन, क्लोरीन, ऑक्सीजन या फिर ब्रोमाइन? तो यहां पर आपका सही उत्तर है हाइड्रोजन गैस निकलेगी। 30 का ए आपका सही उत्तर है। देखिए, सभी क्षार धातुएं जल से क्रिया करने पर हाइड्रोजन गैस बनाती है। सोडियम जल के संपर्क में आकर क्रिया करता है और उत्पाद के रूप में सोडियम हाइड्राइड ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन प्रदान करता है। ठीक है, NaOH। ठीक है, चलिए 31 को हम देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। यहां पर आपको डिस्ट्रिक्ट के नाम दिए गए हैं और मुख्यालय दिया गया है, तो देखते हुए चलते हैं। जब हम अमेठी की बात करते हैं तो यहाँ पे गौरीगंज होगा। ए का फोर्थ तो एक ही जगह दिया गया है, देख लेते हैं। संभल की बात करते हैं तो आपका पवांसा होगा। ठीक है, बी का फर्स्ट। जालौन की बात करते हैं तो यहाँ पर आपका उरई हो जाएगा। कुशीनगर की बात करेंगे तो पटरौना। ठीक है, यहाँ पर 31 का सी आपका सही उत्तर होगा। 32 देखते हैं। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित जिलों को उनके क्षेत्रफल के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो क्षेत्रफल के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए, तो सबसे पहले आपका सोनभद्र आएगा। वैसे तो लखीमपुर खीरी है, फिर सोनभद्र है। ठीक है, फिर सोनभद्र के बाद आपका हरदोई है, हरदोई के बाद सीतापुर है, फिर प्रयागराज है। तो 1, फिर 3, फिर 2, फिर 4, 1 3 2 4, ए आपका सही उत्तर होगा। देखिए, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 5 जिले, सबसे पहले लखीमपुर खीरी है, फिर सोनभद्र है, फिर हरदोई है, फिर सीतापुर है, फिर प्रयागराज है। और अगर पूछे सबसे कम क्षेत्रफल किसका है, एरिया किसका है, तो हापुड़ याद रखिएगा। 33 प्रश्न को हम देखते हैं। यहाँ पर आपको एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट दिए गए हैं और स्थान दिया गया है, तो चलिए मिलाते हुए चलते हैं। उत्तर प्रदेश शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, यहाँ पे शोध परिषद की बात की गई है। ये कहां पर है, ये शाहजहांपुर में है। ठीक है, तो ए का फर्स्ट होगा, ये पहले ही ऑप्शन में आपका दिया। दूसरा देखते हैं, पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट गाजियाबाद में। ठीक है, तसर रेशम अनुसंधान की बात करें तो ये आपका सोनभद्र में। और उत्तर प्रदेश काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद लखनऊ। तो यहां पर 1 2 3 4 सही है, ए आपका सही होगा। 33वें का ए सही उत्तर है। चलिए 34 देखते हैं। यहां पर क्या दिया गया है, यहाँ पे उद्योग दिया गया और स्थान दिया गया है। बांसुरी आप सभी को पता है कहां पर बनती है, पीलीभीत में बनती है। बी का फर्स्ट 2 जगह दिया गया है, देखते हैं। पत्थर का खिलौने की बात करें तो पत्थर के खिलौने का निर्माण कहां पर होता है, चित्रकूट में होता है। कैंची के उद्योग की बात करें तो कैंची का उद्योग कहां पर है, बताइए, सहारनपुर में है। ठीक है, तो यहां पर आपको ऑप्शन कौन सा दिख रहा है, सी सही दिख रहा है। और वो कागज की लुद्दी के उद्योग की बात करेंगे तो ये कहां पर है आपका, ये आपका सहारनपुर में है। तो सी आपका सही है, 34 का सी सही उत्तर है। 35 प्रश्न देखते हैं। योजना आयोग द्वारा वर्ष 2011 से 12 में पुरुष और महिला साक्षरता के बीच अंतर का लक्ष्य कितना प्रतिशत रखा गया था? तो यहां पर कितना प्रतिशत रखा गया था, 5%, 10%, 12% या फिर 15%? इस प्रश्न का सही उत्तर है आपका बी, 10% रखा गया था। 35 का बी आपका सही उत्तर है। देखिए, योजना आयोग वर्ष 2011 से 12 में पुरुष और महिला साक्षरता के बीच के अंतर का लक्ष्य 10% रखा गया था। ये चीज आप याद रखिएगा। अगर हम जनगणना के अनुसार देखें 2001 के, तो ये तो योजना आयोग द्वारा था। जनगणना देखें सेंसस के हिसाब से 2001 में तो 21.59 था। ठीक है, और ये आपका 2011 में 16.3 था। ये चीज याद रखिएगा। चलिए क्लास, थैंक यू सो मच। आज के सेशन को यही पे एंड करेंगे। आज के सेशन में हमने 35 प्रश्नों को डिस्कस किया। ठीक है, आगे चल के हम इन प्रश्नों की संख्या को बढ़ाएंगे और इसी तरीके से आपके साथ हर सब्जेक्ट से कुछ कुछ प्रश्नों को डिस्कस करेंगे ताकि हर सब्जेक्ट आपका कवर होते हुए चले। आप खुद देखते होंगे हम यूपी स्पेशल के प्रश्नों को भी डिस्कस करते हैं, सेंसस के प्रश्नों को भी डिस्कस करते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सब इन्वायरमेंट, सारे प्रश्नों को डिस्कस किया जाता है। तो थैंक यू सो मच। आज के सेशन को हम यहीं पे एंड करेंगे। अगले क्लास में आपसे मिलेंगे 35 प्रश्नों के साथ। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आराम से कमेंट बॉक्स में पूछिए। नेक्स्ट क्लास में उस डाउट को कवर किया जाएगा, उसकी चिंता आप बिल्कुल भी नहीं करेंगे।
इसी तरीके से मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ डिकोड एग्जाम के साथ बने रहिए। आपका दिन खूब मंगलमय हो, खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए। धन्यवाद।